ओ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएसई। एंड देखिए, आज से हम एक नया कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं, लॉ स्पेशल एंड स्पेशली डेडिकेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स जितने भी हैं वहाँ पे, उन सब के लिए। एंड देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे अपने आने वाले जितने भी वीडियोज होंगे। 6-7 वीडियोज में या फिर 6 से 7 वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर कर दूंगा मैं। फिर उसके बाद अपन इंडस्ट्रियल लॉ की भी बात करेंगे, थोड़ा क्रिमिनोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे। और इन डेप्थ एनालिसिस के साथ साथ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको नॉलेज होना चाहिए वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम में जब आप लिखो तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील कर सको। केसेस भी डिस्कस कर दूंगा, एक प्रॉपर केस मैट का जितना भी आपको केसेस दे रखा है उन्होंने, वो सब का सब केसेस एक वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। फैक्ट्स, कोर्ट्स ऑब्जर्वेशंस एंड जजमेंट, ये 3 चीज़ आता है। पीडीएफ भी शेयर करूंगा मैं आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने उसको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। और वो केसेज इतने सिंपल शब्दों में मैं आपको बता दूंगा ना कि आप इजीली अपने दिमाग में रखोगे और चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होंगी और आप पेपर में लिख के आओगे। ये चीज़ अभी ह्यूमैनिटेरियन जब मैंने पढ़ाई थी, ह्यूमैनिटेरियन रिफ्यूजी लॉ, एक सिंगल पॉइंट, मैं कह रहा हूँ एक सिंगल पॉइंट भी ऐसा नहीं था जो पेपर में आया और वो मैंने कवर नहीं किया था। वो मैंने सब कुछ कवर किया था अपने पेपर में। ठीक है, सब बच्चों को भी पता है, यू कैन आस्क जो जिन्होंने ह्यूमैनिटेरियन लिया था लास्ट सेमेस्टर में। और पीडीएफ से कितना बेनिफिशियल होता है, तो वो सब चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई एम जस्ट योर पार्ट ऑफ योर फैमिली एज वेल, आपके ही कॉलेज का पार्ट हो। सो प्लीज़ गिव योर वेस्ट टू द चैनल एज वेल, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, चैनल को, वीडियो पूरा देखिए, समझिए एंड शेयर करिए। एंड योर वन just one subscription will give me a lot of motivation and also please subscribe the channel। तो हम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वर्ल्ड में है, आप सबको पता है। वीडियो में बना रहा हूँ दस बिकॉज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ होल का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि आपको जैसे मैंने बोला, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइबर वर्ल्ड है, इस चीज़ को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज मी रविचंद्र, यूपीएससी सीएसई, वेयर यू गेट करंट अफेयर्स अपडेट्स ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बीपीएस एग्जाम ओरिएंटेड मैंने बहुत सारी चीज़ें कराई अभी, वो सब पेपर में वहाँ दिखा भी होगा आपको। सो ओवरऑल जल्दी हम ट्राई करेंगे कि और जो पॉसिबल आस्पेक्ट्स है उसको डील करें, उसको वीडियो बनाए उसके ऊपर। बिकॉज आई एम ऑल्सो सिंगल पर्सन जो मतलब पूरे चैनल को रन कर रहे हैं। तो अगर आपका सपोर्ट होगा, सब्सक्रिप्शंस आएंगे, व्यूज़ आएंगे, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो बनाऊंगा फिर मैं आगे जितना भी पॉसिबल वीडियो हो पाएगा, जितना भी समय मिलेगा उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसको मैं बताता हूँ। इंट्रोडक्शन वाले सिलेबस को अगर मैं बताऊँ, इंट्रोडक्शन की सिलेबस क्या है। इंट्रोडक्शन में आईटी के बारे में जानना है आपको, आईटी होता क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किस तरीके से इसमें जो डेफिनेशंस है आपको सेक्शन 2 में, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे क्लाउजेज, सब क्लाउजेज हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी कवर करे हैं मैंने इसमें। ठीक है, इसके बारे में तो बात कर लेंगे। फिर इंटर जो फेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लॉ। इंटरफेस इन द सेंस एक सिक्के के दो पहलू। अगर एक साइड अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को रखते हो तो दूसरी साइड आप लॉ को रख रहे हो, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। और तीसरा पढ़ेंगे हम कि, और उसमें ये भी पढ़ेंगे करंट चैलेंजेस क्या हैं आज की दुनिया में, जैसे मोबाइल्स में, साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा प्राइवेसी, मिसयूज एंड सोशल मीडिया, साइबर क्राइम्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। ये जो एक्ट है उसके बनाने के पीछे का कारण क्या था, रेशनल्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे किसी भी एक्ट का, और पर्पस क्या आप लाना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर मैं इस आईटी एक्ट की बात करूं कि आने वाले समय में आईटी एक्ट 2000 से जो बनाया गया था तब, उनसे क्या उम्मीद थी हमारे लेजिस्लेटिव मेकर्स को, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, कि हम क्या अचीव कर पाएंगे। ठीक है, उसमें कुछ उन्होंने सिविल लाइबिलिटीज़ की बात करी, क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ की भी बात करी, कुछ इंटरमीडियरी लाइबिलिटीज़ की बात करी। ठीक है, उसके अलावा कुछ अथॉरिटी का बात करा, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होगा, डिजिटिफाइंग अथॉरिटी होगा, एंड अथॉरिटी दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो कि आपको डिजिटल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जैसे मैंने बोला इन्फॉर्मेशन में सेक्शन 2 क्लाउज 1 सब क्लाउज 5 में बात करेंगे। फिर कंप्यूटर का भी इसी तरीके से, कुछ कंप्यूटर नेटवर्क की बात है। ये कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें थी जो आपको पता होना चाहिए ओवरऑल। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आईटी की इंपॉर्टेंस इतनी है कि मैं वीडियो जब बना रहा हूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, जिसमें मैंने एक सिस्टम का यूज करा है, एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम का यूज करा, एक कंप्यूटर का यूज करा, एक कम्युनिकेशन चैनल का यूज किया, एक मोबाइल नेटवर्क का यूज किया, देन आफ्टर मैंने कुछ और गैजेट्स का यूज करा, एंड एट द एंड ऑफ द डे
using all the all these informations, all these gadgets, all these available system, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो एक तरीके से डेटा हो गया कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम में। ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा, अब ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया वीडियो में जो भी दूंगा, ये एक तरीके से साइबर वर्ल्ड में एक डेटा बन गया कि यूट्यूब पे एक वीडियो में इतनी सारी डेटा है और वो वीडियो अपने आप में एक डेटा है। समझ रहे हो? ऐसे समझो आप। अब ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा, एक इस चीज़ को और ऐसे समझ लेना कि एक इंसान एज अ पर्सन, अगर आप कुछ बातें जानते हो, जैसे एक फ्रेंड होता है जो दूसरे फ्रेंड की कुछ चीज़ें को जानता है, वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा नहीं है वो, क्योंकि उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं है। somebody has shared certain personal things to you and you have you know all the things and you have kept all the things in your mind, in your heart, तो वो इन्फॉर्मेशन और डेटा नहीं होगी क्योंकि उसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हुआ। वो तो ट्रेडिशनल चीज़ हो गई कि किसी ने मुझे बताया, मुझे पता है, मैंने रख लिया। पर इसको अगर आप चैनलाइज कर रहे हो एज अ डेटा, इसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो एज अ डेटा बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम, तो हम बात करेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर वर्ल्ड में इसको डेटा और इन्फॉर्मेशन की बात कह सकते हैं, इसको इन्फॉर्मेशन और एक डेटा कह सकते हैं। वो हम बात आगे करेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। एक हो गया। एक होता है साइबर स्पेस। देखिए साइबर स्पेस क्या होता है, एक स्ट्रक्चर, एक नाम सुना होगा आपने, डोम, DOME, है ना, जो एक आयरन डोम स्ट्रक्चर होता है ऐसे। तो एक डोम स्ट्रक्चर इन द सेंस कि पूरी दुनिया एक पर्दे के नीचे है, एक कर्टेन के नीचे है, एक कर्टेन से घिरा हुआ है। उसका कर्टेन का नाम क्या है? साइबर। और उस पूरे स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं? साइबर स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बंद कमरे, जैसे एक वीडियो में अपने एक बंद कमरे में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पूरा कमरा जो है वो मेरा अपना पर्सनल स्पेस हो गया। मैं इसमें वीडियो बनाऊँ, मैं इसमें गेम खेलूँ, मैं इसमें सोऊँ, मैं इसमें खाऊँ, ये मेरा अपना पर्सनल स्पेस हो गया। तो इसी तरीके से पूरी दुनिया का एक साइबर स्पेस है। पूरी की पूरी वर्ल्ड जो है वो एक साइबर रूम के तरह कनेक्टेड है, जिसके अंदर लोग अपना काम धाम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हो, कोई अपना काम कर रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट साइबर वर्ल्ड। इसको साइबर वर्ल्ड बोलते हैं। साइबर एक टर्म है जो दिया गया था बेसिकली, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब एज आया था, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जब रिवोल्यूशन आया था बहुत बड़ा 2000 में, 1990s में, ठीक है, एक चीज़ हो गई। एक ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, जिसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क का सिस्टम की बात करें, कम्युनिकेशन, ये सब सारी चीज़ें हैं ना, जिसमें अब डेटा का चेंज हो रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ हो रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं से मिल रही है, ये पूरा का पूरा चीज़ एक साइबर स्पेस में हो रहा है, ठीक है। आगे एक टर्म होता है बॉर्डरलेस इन्वायरमेंट। बॉर्डरलेस इन्वायरमेंट क्या है? बॉर्डरलेस इन्वायरमेंट बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो दो देशों के बीच में, आप एक बॉर्डर क्रिएट कर सकते हो दो रूम्स के बीच में, एक बॉर्डर क्रिएट कर, एक ब्रिज क्रिएट कर सकते, सॉरी, एक गैप क्रिएट कर सकते हो दो लोगों के बीच में। पर एक साइबर वर्ल्ड की दुनिया में आप बॉर्डर नहीं क्रिएट कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि रसिया से बैठकर कोई इंसान भारत के किसी भी सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता या भारत के किसी नेटवर्क सिस्टम का यूज़ नहीं कर सकता। ये आप नहीं कर पाओगे साइबर वर्ल्ड की दुनिया में। इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि यहाँ पे साइबर वर्ल्ड की दुनिया में सब कुछ इतनी ईजिली कनेक्टेड है, सब कुछ इतना ईजिली अवेलेबल है कि कोई दूर आपसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ कर भी आपके सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है, आपके सिस्टम में एक तरीके से अपना अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर सकता है, आपका मोबाइल नेटवर्क सिस्टम का यूज़ कर सकता है, आपके कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ कर सकता है। तो बॉर्डरलेस इन्वायरमेंट इज समथिंग दैट इज़ द क्रक्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज। गॉट इट? अब देखिए एक और चीज़ होता है बिजनेस टू बिजनेस। ये सब क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट में बताता हूँ। देखिए IT एक्ट ने कवर करा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का जो पूरा एज है ना, उसको कवर किया उन्होंने। कॉमर्स इन द सेंस जो ट्रेडिंग्स वगैरह होती है, आप समझते हो, तो किसी भी चीज़ में ट्रेड करना इट्स लाइक कॉमर्स। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो एक तरीके का कॉमर्स है जिसमें आप इंडस्ट्री की बात करते हो, ट्रेड की बात कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कर देते हो तो क्या हो जाता है, एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया, जिसमें बिजनेसमैन होगा, एक कंज्यूमर होगा, एक बिजनेसमैन होगा, दूसरा बिजनेसमैन हो सकता है, या तो एक कंज्यूमर और एक कंज्यूमर आपस में बात कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर इज व्हाट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर यही सब आता है ना। तो ये सारी चीज़ें IT एक्ट ने कवर करा। सोशल नेटवर्किंग साइट जो ट्विटर है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ करते हो, सब क्या हो गया, सोशल नेटवर्किंग सिस्टम। इंटरफेस की मैंने आपकी बात करी, करेंट चैलेंजेस की बात करा। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेफर किस चीज़ को करता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या होता है कि ये एक इंफॉर्मेशन जो आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहा है। वो टेक्नोलॉजी क्या हो सकता है, जिसमें आप साइंटिफिक यूज कर रहे हो, आप अपग्रेड कर रहे हो साइंस का, साइंटिफिक गैजेट्स का यूज कर रहे हो, और उस चीज़ को क्या कर रहे हो, आप ऐसे परफॉर्म कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन के रूप में आप प्रोवाइड कर रहे हो।
जिसमें एक कंप्यूटर का यूज करके, कंप्यूटर क्या होता है वो भी डेफिनेशन दिया हुआ है सेक्शन जो आपका सेक्शन 2 है आईटी एक्ट का, उसमें दिया हुआ, मैं बताऊंगा आपको। तो कंप्यूटर का यूज करके, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करके, कम्युनिकेशन चैनल का यूज करके अगर आप किसी भी डेटा, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हो, रिट्राइव करते हो, ट्रांसमिट करते हो, मतलब सेंड करते हो, या उसको मैनिपुलेट यानी एडिट करते हो, ये सारी चीज़ों का परफॉर्मेंस क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है सिंपली। Anything that is using technology, if you are manipulating the source, if you are manipulating the data, if you are sending the data, if you're trying to store the data, if you're trying to use the data for your own personal benefit, for the government benefit or for other benefits, by manipulating, by editing and all the things, is what the information technology refers to। आगे चलेंगे। देखिए, आईटी एक्ट जब बनाया गया था तो लिखा गया था, आईटी एक्ट के जब आप सब आईटी एक्ट को ओपन करोगे ना, उसमें सबसे ऊपर में लिखा गया है कि दिस एक्ट इज मेड अप to give a legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का यूज करके जो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, डेटा का रिवर्सल होता है, डेटा का स्टोरेज होता है, डेटा का ट्रांजैक्शन मतलब ये नहीं होता कि इस चीज़ को दूसरे चीज़ में भेजना। अगर ट्रांजैक्शन को आप सिंपली ऐसे समझते हो तो नहीं, ये गलत बात है। ट्रांजैक्शंस में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। ट्रांजैक्शंस में इस तरह का अम्ब्रेला टर्म जिसके अंदर उसका एडिट हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, स्टोर हो सकता है, गेटअप, उसको गेट करना, उसको मतलब रिजेक्ट करना, उसको फिर स्टोर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें कवर की जा सकती हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में एक स्टोरेज सिस्टम होगा उसका, जो कंप्यूटर नेटवर्क को प्रोवाइड करेगा। तब कंप्यूटर नेटवर्क का जो डेफिनेशन उसको फुलफिल कर रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोर करेंगे, जिसमें बेसिकली जो आपका पेपर बेस्ड मेथड्स था पहले, जो ट्रेडिशनल मेथड्स था, उसको हम क्या कर रहे थे, हटाकर इसको लेकर आए। देखिए हुआ क्या था पूरी दुनिया में, लगभग इंडिया तो काफ़ी लेट आया था इस एज में। 1990s में हमारे देश में एक फिनेंशियल इमरजेंसी की कंडीशन आई थी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत हद तक कम गया था। तो उसमें हमने क्या करा था कि एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे। कैसे रिफॉर्म्स लाए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें हमने क्या करा था, अपनी इकॉनमी को बाइडन अप करा था, ओपन अप करा था पूरी इकॉनमी को। तो आप इकॉनमी को ओपन अप करते हो, प्राइवेट सेक्टर को एंट्री देते हो, तो उस समय पे इंटरनेट का भी मतलब ईजाद हो रहा था, इंटरनेट दुनिया में आ रही थी। तो इंटरनेट का यूज़ सबको पता था कि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और इंटरनेट आने वाला फ्यूचर होगा। तो इस पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे। उन्हीं को डील करने के लिए क्या करा गया, आईटी एक्ट बनाया गया था। पर कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी रह गए, वो हम सबसे लास्ट स्लाइड में देखेंगे। तो समझ के आईटी एक्ट बनाया क्यों गया था, एक चीज़ मैं अगर आपसे बताऊं तो पेपरलेस इन्वायरमेंट को बदलकर साइबर वर्ल्ड की दुनिया में जो मतलब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, फोन बैंकिंग, मैं आपको एक बता देता हूं आईटी एक्ट क्यों बनाया था। फोन बैंकिंग को चेंज करके डिजिटल बैंकिंग करना, समझ गए, डिजिटल बैंकिंग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंस है आईटी एक्ट की, आईटी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को बनाया गया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाया गया था। ये जो एज है ना, उसमें फ़ोन बैंकिंग को हमने क्या करा, डिजिटल बैंकिंग, रुपे कार्ड, रुपे है, यूपीआई सिस्टम है, फिर आपका आरबीआई का इंटरफेस है, फिर आप जो गति शक्ति प्लान देखो, वंदे भारत योजना देखो, ये सब इतनी बड़ी बड़ी जो सिस्टम चल रही है, सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो चल रहा है। ये है क्या, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही यूज है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ये सब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन इज़ व्हाट आज की दुनिया में हो रहा है बस। तो ये चीज़ें थी आईटी ने बनाई, आईटी ने प्रोवाइड करी, और इसी से डील करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया था कि ताकि किसी भी तरीके की शॉर्टकमिंग्स और चैलेंजेस आए तो उसको डील कर सके। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं, समझ रहे हो आप। देखिए अगर आपसे एग्जाम में पूछे ना तो आप इस पॉइंट्स को लिख देना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाई गई थी एक क्यों क्यों कौन को मतलब क्या क्या पर्पसेस था उसका, और फिर क्या क्या रीजंस थे जो बनाया गया था, और रेशनल्स क्या था आईटी एक्ट बनाने का। उसमें यह था कि आईटी इंडस्ट्री को प्रमोट करना। आपको पता है, उनको उस समय पता था हमारी गवर्नमेंट को कि जो एनडीए गवर्नमेंट थी तब, कि बहुत ही बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आने वाला है, तो मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन आने वाला है, तो उसको प्रमोट करने के लिए आईटी एक्ट लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम सारी चीज़ों को डील कर सके। अब मान लो अगर कोई लॉ ही नहीं होता, अगर कोई एक्ट ही नहीं होता और किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर इंडियन पेनल कोड ना होता तो फिर हम उसको डील ही नहीं कर पाते ना कभी, हमें प्रोसीजर ना पता होता। अगर सिविल सीआरपीसी नहीं होता तो कैसे डील करना है, क्या प्रोसीजर होता। तो यही रीजंस था कि आने वाले चैलेंजेस को डील भी कर सके और उनको प्रमोट भी कर सके आईटी इंडस्ट्री को, तो आईटी एक्ट बनाया गया। साइबर क्राइम्स को रोकना। देखिए साइबर क्राइम्स को क्या होता है, साइबर क्राइम्स कहने का मतलब साइबर बुलिंग समझते हो आप,
ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या जैसे यूट्यूब भी हो गया, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इनके ऊपर ठगी होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, फिर आपको फ्रॉड किया जाता है आपके साथ। आपको आजकल तो वीडियो कॉलिंग करके जो डब कर दिया जाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है। तो किसी का रेप थ्रेट्स देना, किसी को कुछ कह देना, इज़ व्हाट साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग्स। फिर साइबर नेटवर्क का यूज़ करके अगर आप किसी के सिस्टम को हैक कर रहे हो, अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर रहे हो, ये सब चीज़ें हैं क्या? साइबर क्राइम्स ही तो हैं। इनको रोकना इज़ व्हाट द टारगेट ऑफ इट वाज IT एक्ट 2000। ठीक है। रेगुलेटरी रेजिम प्रोवाइड करना, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, कुछ अथॉरिटी जिनको सर्टिफिकेशन अथॉरिटी बनाया गया कि आप IT एक्ट के कुछ प्रोविजंस के लिए आप रिस्पॉन्सिबल बॉडी हो गए। जैसे इंडिया में सर्टीन है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो इंडिया में है, सर्टीन। ठीक है। ये बॉडी जो क्या करती है, वो डील करती है किसी भी तरीके के इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो आते हैं IT एक्ट में, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उससे IT जो सर्टीन है वो डील करता है। आपको बताना है कि भारत के IT मिनिस्टर कौन है अभी, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT कौन है अभी भारत के, वो आपको बताना है। ठीक है। इनसे डील करने के लिए लाई गई थी IT एक्ट। सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी, अब देखिए, अब चीज़ें रिवोल्यूशन आएगी तो लाइबिलिटी भी आएंगी, तो सिविल फॉर्म में भी हो सकता है, क्रिमिनल फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसको डील करने के लिए IT एक्ट बनाया गया था। IT एक्ट, एक और चीज़ याद रखना है आपको कि IT एक्ट इंडिया का एकमात्र ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है जो डील करता है किसी भी तरीके की इंटरनेट में होने वाले एक्टिविटीज़ को, चाहे वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करो, चाहे वो ई-कॉमर्स की बात करो। कंपनी जैसे कि आपका वॉलमार्ट है, फ्लिपकार्ट है, यूट्यूब है, ये सब एक तरीके से ई-कॉमर्स ही तो पूरी सिस्टम है। आपका अमेजोन है, इन सब चीज़ों पर अगर आप बात करो तो ऊबर है, सब एक तरीके से ट्रांजेक्शन्स का पूरा सिस्टम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो इनके ऊपर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम्स आए, इनसे रिलेटेड कोई भी इशू आए, तो वो कौन डील करेगा? IT एक्ट 2000 के अंदर। IT एक्ट जितना न्यूज़ में रहता है, मुझे नहीं लगता इतना शायद ही कोई चीज़ न्यूज़ में रहता है। हर दिन आप देखते होंगे सेक्शन 66, सेक्शन 67A, 69A, जिसमें आप इंटरमीडियरी का रोल, ट्विटर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं मानी, उस पर्टिकुलर इंटरमीडियरी ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। ये सारी की सारी अपडेट्स आपको डेली मिल जाएंगी। मतलब इतना ज़्यादा ये न्यूज़ में है IT एक्ट होता है कि शायद मुझे नहीं लगता कोई भी और लॉ इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो आप आज की दुनिया में IT एक्ट को बिना पढ़े तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको पता होना ही चाहिए, एज अ लॉ स्टूडेंट भी और एज अ नॉर्मल एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको पता होना ही चाहिए IT एक्ट, और एज अ पर्सन भी आपको पता होना चाहिए। आप इंपावर्ड फील करोगे थोड़ा इस चीज़ को पढ़ने के बाद। ठीक है। सो आगे कुछ डेफिनेशंस को ध्यान से सुनिएगा, देखते हैं। सेक्शन 2 में आपको सब कुछ दिया हुआ है, क्लाउजेस सब क्लाउजेस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। कम्युनिकेशन डिवाइस क्या होता है? कम्युनिकेशन डिवाइस मतलब जैसे सेल फोन्स हो सकता है, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस हो सकता है जो आप यूज करते हो अपने पर्सनल असिस्टेंस के लिए। जैसे आप जैसे सेल फोन्स के अलावा कोई और चीज़, जैसे टैबलेट यूज़ कर रहे हो, कोई ऐसा असिस्टेंस यूज़ करो जो आपको पर्सनल यूज़ के लिए आप ना उसका यूज़ कर रहे हो, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और जो डिवाइस जो कम्युनिकेट करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए, टेक्स्ट को, वीडियो को, मैसेजेस को, इज़ व्हाट द कम्युनिकेशन डिवाइस। ये जो कम्युनिकेशन डिवाइस है ना, इसी को सैयद आसिफुद्दीन वर्से स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का जो आपके केसमेंट में दिया हुआ है, उसमें बात हुई थी। तो उसमें जजमेंट यही आया था कि जो मतलब इशू ये था कि क्या एक टेलीफोन हैंडसेट को हम एक कम्युनिकेशन डिवाइस मान सकते हैं, या कंप्यूटर के अंदर मान सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा था कि बिल्कुल मान सकते हैं। एक और अलग जजमेंट, एक और उसके अंदर इशू था, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे दूसरे जब हम यूनिट्स को रेफर करेंगे। तो अभी के लिए उस केस में बस इतना याद रखिएगा कि टेलीफोन हेडसेट को कोर्ट ने कहा कि आप मान सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक कम्युनिकेशन डिवाइस उसको मान सकते हैं। अब कंप्यूटर का डेफिनेशन बिल्कुल वही है जो आप जानते हो। एक एक मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल्स, मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें आप क्या कर सकते हो कि एरिथमेटिक या फिर आप लॉजिकल कुछ ऐसा परफॉर्मेंस या मेमोरियल फंक्शंस कुछ आप क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा को इलेक्ट्रॉनिक इंपल्सेज का यूज़ करके ऑप्टिकल इंपल्सेज का यूज़ करके इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, ये सब आपको पता है। मतलब कंप्यूटर का डिफरेंस जो आप जानते हो बिल्कुल वही है और कुछ नहीं। उन सब का यूज़ करके अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी गैजेट का यूज़ करो, वो गैजेट क्या हो जाएगा तरीके से कंप्यूटर के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। अब कंप्यूटर नेटवर्क, अब देखिए, एक कंप्यूटर मेरे टैबलेट है मेरे रूम में, एक कंप्यूटर नेटवर्क है, मेरे कंप्यूटर मेरे रूम में है, एक कंप्यूटर आपके रूम में होगा। उन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करें, चाहे वो वायरलेस हो सकता है, वायर्ड हो सकता है, ऑप्टिकल इंपल्सेस के साथ हो सकता है, सैटेलाइट के माध्यम से हो सकता है, या टेरेस्ट्रियल लाइंस के माध्यम से हो सकता है, वो क्या हो गया, एक तरीके का कंप्यूटर चेन हो गया, एक तरीके का चेन हो गया ना। 2 कंप्यूटर नेटवर्क, 4 कंप्यूटर नेटवर्क, 5 कंप्यूटर नेटवर्क को आपस में जोड़ दिया आप किसी भी सिस्टम से, ये क्या हो गया, एक तरीके से
कंप्यूटर नेटवर्क चेन हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम हो गया, जिसमें आप सैटेलाइट्स वगैरह का यूज़ करते हो। आप सबको पता है, आपके पास इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, सैटेलाइट के माध्यम से आ रहा है। ये जो मैप्स वगैरह आप यूज़ करते हो, जो इंडिया का नाविक यूज़ करते हो, सब सैटेलाइट से तो यूज़ करते हैं हम। रिसोर्सेज सैटेलाइट, ओशन सेट सैटेलाइट से तो आपको सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में एक तरीके का पूरा आप जो भी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट सपोर्ट करता है, कैलकुलेटर्स हो सकता है जो प्रोग्रामेबल नहीं है पर हाँ कैपेबल है कि वो आपको एक्सटर्नल फाइल्स को क्या कर सकता है, एडिट करे, उसको परफॉर्म कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, आपको इनपुट डेटा आउटपुट डेटा प्रोवाइड कर सकता है, आपको प्रोसेसिंग कर सकता है, आपको लॉजिकल परफॉर्मेंस कर सकता है, थमेटिक परफॉर्मेंस कर सकता है, डेटा स्टोरेज, रिट्राइवल, कम्युनिकेशन, कंट्रोल, अदर फंक्शन, ये सब क्या हो गया एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम हो गया। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लाउज एल में आपको दिया हुआ है। आगे चलेंगे, आगे साइबर सिक्योरिटी को देखिए। साइबर सिक्योरिटी को एनबी में मतलब सेक्शन 2 सब क्लाउज 1 सब क्लाउज एनबी में डिस्कस किया गया था। बेसिकली क्या था कि जो साइबर सिक्योरिटी होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है। साइबर सिक्योरिटी कहने का मतलब कि जो साइबर वर्ल्ड में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपकी प्राइवेसी की इशू है, एक तरीके डेटा गवर्नेंस का इशू है, उन सबको डील करेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। साइबर सिक्योरिटी इज़ द व्हाट टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द साइबर वर्ल्ड। ये जो साइबर दुनिया है उसमें एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्या हो गया, वो साइबर सिक्योरिटी हो गया, जिसमें आपके जो भी इंफॉर्मेशन है, आपके इक्विपमेंट्स हैं, आपके डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर नेटवर्क है, कंप्यूटर रिसोर्स है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, जो भी ये स्टोर्ड है उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना इज व्हाट द साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, डेटा का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डेटा का डेफिनेशन क्या है? डेटा मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस। इन सब का रिप्रेजेंटेशन किसका? इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, फैक्ट का, कॉन्सेप्ट का, इंस्ट्रक्शंस का, विच आर बीइंग प्रिपेयर्ड और हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। एक मैनर हो सकता है पर वो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इज इंटेंटेड टू बी प्रोसेस्ड और इज बीइंग प्रोसेस्ड और हैज बीन प्रोसेस्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ये जो वर्ड है ना, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क में ही होना चाहिए, अदरवाइज इंफॉर्मेशन तो दुनिया में अनगिनत हैं, उसको हम नहीं बोल सकते ना डेटा। पर वो कंप्यूटर सिस्टम में या फिर कंप्यूटर नेटवर्क में या फिर कुछ ऐसे फॉर्म में जिसमें आप कंप्यूटर सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, वो क्या हो गया, डेटा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ, मैं मान लो अपने कोर्ट जा रहा हूँ और रास्ते में मेरा एक फ्रेंड मिला, मैंने उसको बोला कि यार है ना सीपी में मैंने देखा कि शाहरुख खान आए हुए तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, वो शॉपिंग कर रहे थे, वो मैंने इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया। इट्स नॉट अ डेटा, ये डेटा नहीं हुआ। अगर मैंने उसको इन्फॉर्मेशन फ़ोन करके दिया, एक सिस्टम में रिकॉर्ड करा, फिर मैंने उसको सेंड करा या फिर ट्विटर के माध्यम से उसको मिला, ट्विटर यहाँ पे इंटरमीडियरी हो गया और जो इन्फॉर्मेशन उसको मिला एक तरीके से डेटा हो गया। ट्विटर के लिए डेटा हो गया, साइबर वर्ल्ड के लिए वो डेटा हो गया कि ट्विटर की इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे डेटा अवेलेबल है। ठीक, ऐसे तो कोई चीज़ अगर आपको कोई बता दे रहा है वो डेटा नहीं हो सकता ना, पर कंप्यूटर सिस्टम उसी को अगर ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अगर उसको ट्रांसफॉर्म कर दे रहे हो, वो एक तरीके से डेटा हो जाएगा। ये डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? सिग्नेचर अगर आपने ऐसे करके किसी कागज़ पे पकड़ा दिया, वो सिंपल सिग्नेचर हो गया, ट्रेडिशनल सिग्नेचर। इसी को डिजिटल फॉर्मेट में चेंज कर दो आप, डिजिटल सिग्नेचर हो गया। सिंपल चीज़। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का यूज़ करके, अगर आपने प्रोसीजर का यूज़ करके सिग्नेचर, एक मैं सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, इस सिग्नेचर का मतलब सिर्फ ये सिग्नेचर नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। मतलब ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है वो। इट्स नॉट कि सिर्फ सिग्नेचर जो मैंने आपको साइन करके दे दिया है, सिग्नेचर का मतलब ये मत समझिएगा सिर्फ। सिग्नेचर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आ सकता है, कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा आ सकता है, उसको हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर में। ये जब यूनिट 2 पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक मतलब डिजिटल सिग्नेचर दोनों में थोड़ा सा अंतर है, उसको हम यूनिट 2 में कवर करेंगे थोड़ा सा। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि डेली न्यूज़पेपर पीडीएफ डिस्कशन करके मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा और यही पीडीएफ आपको एग्जाम के टाइम पर काम आएगा। ठीक है, और ये जो इसको फॉलो कर लीजिए, सुबह सुबह न्यूज़पेपर में दे देता हूँ इसको, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और 3 हिंदी के न्यूज़पेपर्स हैं और 2 इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स। मैं इस पर सुबह सुबह 7 से 8 बजे के बीच में अपलोड कर देता हूँ, तो आप यहाँ से भी पढ़ लीजिएगा। न्यूज़पेपर भी आपको डेली मिल जाएगा। यूपीएससी स्क्रीनशॉट को ट्विटर पे फॉलो करिए, जहाँ पे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं ट्विटर पे, जितना हो सकते हैं काम के रिलेटेड चीज़ें, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ विद करंट अफेयर्स एज वेल। आगे चलेंगे। देखिए, उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का भी एक रोल है कि मतलब कोई भी ऐसा ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर को जो है ना,
वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अपने अंदर मतलब क्या बोलूँ रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, जो यूनिट 2 जब आप पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके अंदर डिजिटल सिग्नेचर आता है। मतलब डिजिटल सिग्नेचर तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक पार्ट हुआ ना, ऐसे समझो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज द ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट वी विल डिस्कस लेटर इन द कमिंग वीडियोज। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें, इन्फॉर्मेशन क्या होता है? कोई भी डेटा, कोई भी मैसेज, कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, कोई भी साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डेटाबेसेस, माइक्रोफिल्म्स, कंप्यूटर जनरेटर, माइक्रोफिच, ये सब क्या हो सकता है? इन्फॉर्मेशन हो सकता है। जब आप आरटीआई पढ़ोगे ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, उसमें इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन और इसमें इन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन में बस अंतर ही इतना है कि वो जो आरटीआई एक्ट है ना, वो आईटी एक्ट के सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। वो कहता है कि अगर ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों फॉर्मेट में अवेलेबल है उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। पर आईटी एक्ट वाली इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन में वो आरटीआई के हर चीज़ को इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते आपको, क्योंकि अगर किसी इंसान को कुछ पता है, किसी फाइल में कोई चीज़ दबा हुआ है, तो वो आरटीआई एक्ट के इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन में आएगा। पर वो सिर्फ फाइल्स में पड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में नहीं है, उसको हम इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट के अंदर नहीं बोल सकते। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको अगर कोई चीज़ पता है वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, वो डेटा नहीं हो सकता। समझ रहे हो आप? तो इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन आरटीआई वाला ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसी को थोड़ा सा सब पार्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सिग्नेचर फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट लेकर आ गए आईटी एक्ट में, ठीक है। तो आरटीआई तो बाद में बनी थी ना, आरटीआई एक्ट, समझ रहे हो आप? इसी को देखते हुए आरटीआई का जो इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट उसने ब्रॉड कर दिया था बहुत ज़्यादा, कि सारी चीज़ें क्या हो जाएगी आरटीआई एक्ट के अंदर। अगर आप जाके इन्फॉर्मेशन आईटी एक्ट के अंदर अगर आप जाके कह रहे हो किसी से कि मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, कोई इंसान कोई फाइल है उसकी रखी हुई, तो वो नहीं देगा। वो फाइल उसके मतलब इन्फॉर्मेशन के डेफिनेशन में ही नहीं आती आईटी एक्ट में, पर वो आरटीआई के इन्फॉर्मेशन डेफिनेशन में आती है। वो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इंटरमीडियरी का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कोई इंटरमीडियरी सिंपल चीज़ है, मैं बताऊं, कोई भी चीज़ दो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम को, या फिर दो कंप्यूटर को, या फिर दो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को जोड़ रहा है, या एक तरीके का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन या डेटा का आप क्या कर सकते हो, अवेलेबिलिटी को आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है। अब ये लैपटॉप और एक दूसरा लैपटॉप किसी से कनेक्टेड है विथ एन आईपी एड्रेस, विथ अ मोबाइल नेटवर्क सिस्टम, विथ अ कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम, विथ अ वायर सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये सारी चीज़ एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, सब चीज़ें क्या है, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है। इंटरनेट क्या है? एक तरीके से इंटरमीडियरी का काम करता है। ये जो चेन है सब क्या है, जो नेटवर्क सिस्टम है सब क्या है, इंटरमीडियरी ही तो है। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स हो गया, जियो है, आपको वाईफाई सिस्टम है, ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब क्या है? इंटरमीडियरी हैं। और यही इंटरमीडियरी पे अभी हाल ही में इंटरमीडियरी रूल्स भी लाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि इंटरमीडियरी की जो लायबिलिटी है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है आजकल। आप फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे किसी को कुछ कह देते हो, तो फेसबुक कहता है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये मेरी इंटरमीडियरी लायबिलिटी नहीं है, ये उस बंदे ने कहा किसी और को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मतलब उससे चाहे आप हेट क्राइम कर दो, चाहे आप रिलीजियस हेटेड फैला दो, चाहे आप कुछ भी कर दो, पर फेसबुक कह देगा कि ये मेरे अंडर की चीज़ नहीं है, मेरी इंटरमीडियरी नहीं है, ये मैं इसको नहीं मानता। इसी चीज़ को कम करने के लिए क्या किया गया है कि बहुत बड़े लेवल पे इंटरमीडियरी रूल्स बनाए गए हैं दुनिया में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बनाते रहती है हर समय। समझ रहे हो आप? ये है इंटरमीडियरी रूल्स का इंपॉर्टेंस। अब बताओ, लायबिलिटी खत्म हो जाएगी तो इंटरमीडियरी रूल्स का क्या मतलब है? अगर आप अब 6 घंटे, अब हाल ही में एक सर्टिन जो हमारी है, देखिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, इसकी जो मिनिस्ट्री, जो हमारी मीटी मिनिस्ट्री है, उसने बोला भी था कि आपको 6 घंटे के अंदर अगर कोई भी ऐसा क्राइम होता है आपके प्लेटफॉर्म्स में, अगर आपके इंटरमीडियरी का यूज़ करके 6 घंटे के अंदर कुछ ऐसा, कोई भी ऐसा क्राइम होता है, तो 6 घंटे के अंदर सर्टिन को क्या करना है, आपको बताना है कि ऐसा एक क्राइम मेरे सिस्टम का यूज करके हुआ है। अब बताओ, एक लाइव रिकॉर्डिंग करके मतलब न्यूजीलैंड में एक पूरे मॉस्क में गोलियां चला दी गई, और अगर फेसबुक कहता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो कोई मतलब है? आपको तो पता था कि वो लाइव चल रहा है और कुछ ऐसा होने वाला है। वाई डिड नॉट यू रिस्पॉन्ड टू द गवर्नमेंट, वाई डिड नॉट यू रिस्पॉन्ड टू द कंसर्न अथॉरिटी? आपने क्यों नहीं करा? ये होती है इंटरमीडियरी का रूल्स, ये होती है इंटरमीडियरी की इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे, वो मैंने आपको बता दिया। कुछ हम चैलेंजेस 1 मिनट में देख लेते हैं। चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह गए थे आईटी एक्ट में। जैसे मैंने आपको बोला, आईटी में शॉर्ट कमिंग्स का सबसे बड़ा कारण क्या है कि बहुत बड़े लेवल पे चेंजेज आते हैं एवरी डे। तो हर सेकंड चेंजेज आता है, तो हर सेकंड तो हम लॉ को मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जब आईटी एक्ट बनी थी तब 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं था।
उस टाइम पे ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम का कभी कोई चीज़ होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम का भी कोई चीज़ होगा, मशीन लर्निंग का नाम का भी कोई चीज़ होगा, रोबोटिक सिस्टम होगा, वीडियो गेमिंग होगा, ऑनलाइन वीडियो गेमिंग होगा, ऑनलाइन टीचिंग होगा। इस बड़े लेवल की हम बात नहीं किए थे उस समय पे। हमें पता नहीं था कि ये सब होने वाला है, कि कोई इंसान इंडिया में बैठे बैठे कहीं और किसी सिस्टम को हैक कर लेगा, एक क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज़ बन जाएगी, एक एल्गोरिदम पूरा का पूरा करेंसी बन जाएगा। किसी को नहीं पता था रोबोटिक्स इतना बड़ा हो जाएगा कि हम कोरोना में जो कोविड-19 में जो जिस लेवल पे रोबोटिक्स ने हेल्प करा, जिस लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रोल प्ले करा, जिस लेवल पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रोल प्ले करा, किसी ने सोचा नहीं था कभी। तो ये शॉर्ट कमिंग्स रहेगा कि आज की जो हमारी IT Act 2000 है, वो आज के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहते हैं, उसमें ऑनलाइन गेमिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इन सबसे रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाता, उसको नहीं डील कर पा रहा, कहीं ना कहीं उससे सक्षम नहीं है, उसके साथ कंपेटिबल नहीं है डील करने में। सबसे बड़ा शॉर्ट कमिंग्स वही है। दूसरा शॉर्ट कमिंग्स है एंटी ट्रस्ट इशूज। एंटी ट्रस्ट इशूज क्या है बताता हूँ। आपको भी पता है कि अगर आप एक नेटवर्क सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, अगर आपको कहीं से कोई प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा रहा है, अगर आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको पता है कि प्राइवेसी कंसर्न्स हैं वहाँ पर। आपने व्हाट्सएप पर देखा था एक समय पर रिव्यू अपडेट्स आ रहे थे, आपने नहीं करा होगा। क्यों? आपको पता है कि व्हाट्सएप सेफ नहीं है, हम यूज़ नहीं कर सकते कंप्लीटली सेफ करके हर चीज़ को। जैसे अभी टेलीग्राम पे भी एक सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया रिसेंटली। तो सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जो ट्रस्ट इशूज आ गए हैं वो बहुत बड़े लेवल पे आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम, मतलब सॉरी, जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स हैं, जो मोबाइल नेटवर्क सिस्टम है, इंटरमीडियरी हैं और इनका जो यूज़ कर रहे हैं, उनके बीच में ट्रस्ट इशूज़ हैं। ये बात सच है। इसी को IT Act 2000 कहीं ना कहीं डील नहीं कर पा रहा है, और चैलेंजेस जो हैं वो इसी से मतलब आ रहे हैं, और इसको मतलब मॉडिफाई करके हम चाहें तो डील कर सकते हैं। जैसे इंटरमीडियरी रूल्स लाई गई थी अभी ना हाल ही में, उसका सबसे बड़ा कारण ही था कि ये जो एंटी ट्रस्ट इशूज है इसको रोका जाए, कम किया जाए। आगे चलेंगे। इंटरमीडियरी लाइबिलिटी की बात मैंने कर ली। कहीं ना कहीं IT Act पूरा ज़्यादा डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस टाइम पे हमें पता नहीं था ना कि इतने बड़े लेवल पे इंटरमीडियरी या लाइबिलिटीज़ आएंगी बाद में, कितना ज़्यादा कोई क्राइम भी होगा, साइबर क्राइम्स इस बड़े लेवल पे होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जैसे मैंने आपको बोला एंटी ट्रस्ट इशूज़ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर का डेटा, कंज्यूमर का इन्फॉर्मेशन, कंज्यूमर का सारा अपडेट्स, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, एक तरीके से प्रोटेक्ट होना चाहिए। उसके ऊपर किसी भी तरीके का अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए। उसका यूज होना चाहिए, वो प्रॉपर फॉर्मेट हमेशा अच्छे यूज़ के लिए होना चाहिए, कभी भी उसका रॉन्गफुल यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है। एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है। अगर आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, अगर आपको कोई भी चीज़ दी जा रही है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसका एथिकल यूज कर रहे हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि कल आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यहाँ से इस रूट के थ्रू यहाँ जाने वाले हैं, या फिर आपके राज्य में आने वाले हैं, और आपने टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरा क्या करा, मतलब इस तरीके से उसका अनएथिकल फॉर्मेट में यूज करा कि जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए थी 11 बजे, वो मिल रही 4 बजे। आपने मतलब एडिट कर दिया फॉर्मेट को, आपने कुछ ऐसे चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉब्लम एथिकल यूज़ की। अब एथिकल यूज़ आपको पता है, जो साइबर क्राइम्स हैं, जो रेप थ्रेट्स हैं, क्राइम्स हैं जो इतनी सारे बढ़ गए हैं, सब टेक्नोलॉजी पे कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई इसका नेगेटिव फॉर्मेट में भी यूज़ करेगा। किसी को फ़ोन करके लाखों रुपये ठग लिए जाएंगे, किसी का वीडियो बना लिया जाएगा, किसी का MMS लीक कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें अनएथिकल यूज़ में आती हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जब जिसने भी बनाई थी उसको कभी कुछ आइडिया भी नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी कल ऐसे आएगा और पूरा का पूरा बुलियन एक्सचेंज सिस्टम को ही बदल कर रख देगा। ठीक है। एंड डेटा गवर्नेंस, ओवरऑल डेटा गवर्नेंस में ही तो सारी चीज़ें आती है, सबका सब डेटा गवर्नेंस में ही आता है। कहीं ना कहीं IT Act डेटा गवर्नेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील नहीं कर पा रहा है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में आने वाले चैलेंजेस हैं, जिसको IT Act डील नहीं कर पा रहा, और हम बहुत जल्दी इसको डील करने वाले हैं कि ताकि हमारा जो भी हमारा शॉर्ट कमिंग्स है उसको हम खत्म कर सके। सो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप इसको अपने हिसाब से भी आप दिमाग में रखिएगा और लिखिएगा। सो जाने से पहले एक कोट के साथ खत्म करूंगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैव नाउ बिकम आवर गेटवे टू द इंटरनेट। हमारे इंटरनेट का गेटवे क्या बन गया है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म सिस्टम के बिना हम नहीं सर्वाइव कर सकते। वो मीम्स देखे होगे ना आप, क्या आप इंटरनेट के बिना 20 दिन रह सकते हो एक सुंदर सी जगह पे, एक बीच पे, एक स्विट्जरलैंड के गांव में? इसीलिए क्योंकि पता है इंटरनेट के बिना रह नहीं सकते आप। कोई आपसे थोड़ी कहता है कि आप क्या वहाँ पे माँ बाप के बिना 20 दिन रह सकते हो, क्योंकि उनको पता है रह लोगे आप इतना कैपेबल हो कि रह लोगे, पर इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते आप। 5 दिन अगर इंटरनेट कट जाए ना तो इंसान का हालत ख़राब हो जाता है। कई बार इंडिया में होते हैं राइट्स वगैरह, तो उसमें कुछ ऐसे इशूज आते हैं कि 5-6 दिन के लिए इंटरनेट ही कट कर दी जाती है, तो फिर इंसान की ना हालत ख़राब हो जाती है पूरी। एंड द फ्यूचर बिलोंग्स टू द डिजिटल वर्ल्ड, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने कवर करा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बात करूंगा डिजिटल सिग्नेचर की, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, कुछ लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे, एंड 6 से 7 वीडियोज़ में कवर करेंगे विद केसेज एज वेल। सो अटैच विद द वीडियो, चैनल के साथ अटैच करिए, लिंक करिए, शेयर करिए अपने चैनल्स को, मतलब सॉरी इस चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, एंड अपना प्यार दीजिए एज मच एज पॉसिबल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज रविचंद्र, PCCSE साइनिंग ऑफ। थैंक यू।